आज हम लोग ऐसे तथ्यों पर विचार करें जैसे कि एक पिंजड़े के अंदर, पिंजड़े के कमानी पर आपको तोता बैठा हुआ है और वो पिंजड़े के अंदर ही उड़ने लगता है। तो उस स्थिति में यदि पिंजड़ा कमानदार तुला पर है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए, या यह पूछ दिया जाए कि एक राजा का मुकुट 2 किलोग्राम सोने से बना हुआ है आपका, और अपेक्षित घनत्व सोने का 20 होता है। यदि उसका आयतन ज्ञात किया गया तो 200 घन सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, तो आप उस मुकुट के विषय पर क्या विचार करेंगे। तो आज हम लोग ऐसे ही प्रश्नों के विषय में समस्या का समाधान ढूंढेंगे। जैसे ये आपका ये भी पूछ दिया जाए कि वायुमंडल, जो वायुमंडल आपका है वो आपके शरीर पर कितना आपका भार, आपका कितना भार डालता है, 30 टन, 15 टन, 20 टन, 50 टन। तो क्या जवाब होगा इसका। तो वास्तव में वो 15 टन के लगभग भार डालता है। तो इन प्रश्नों को समझने के पहले आप ये बता दीजिए कि दाब का मात्रक क्या होता है। विशेष तरह से ये जो वायु दाब के विषय में पढ़ रहे हैं, तो दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक आपका पास्कल होता है। क्या होता है आपका, पास्कल होता है, जिसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहेंगे। व्यवहारिक मात्रक, ये एसआई मात्रक चर्चा हुई। व्यवहारिक मात्रक आपका अन्य भी मात्रक हैं, जिसमें वायुमंडल दाब होता है ATM होता है, और एक वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर पारे या 760 mm पारे के दाब के बराबर होता है, जिसे 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर कहते हैं। यानी इतना पास्कल के बराबर होगा एक वायुमंडलीय दाब। और एक मात्रक बार होता है जो 10⁵ पास्कल को बार कह देते हैं, और मिली बार होता है जो 10⁻² पास्कल के बराबर होता है। तो हम लोग दाब के कुछ मात्रकों को ही कभी चर्चा कर किए। आपका एक ही वीडियो में सब कुछ समाहित नहीं किया जा सकता है, इसलिए जिस टॉपिक की तरफ हमें जाना है उधर आपको लेकर चलें, फिर आगे फिर इस टॉपिक पर अन्य वीडियो में इसके विषय में और आगे बताएंगे। तो आपको अगर ऐसा प्रश्न दे दिया जाए कि एक जल आपका कोई आपका पानी के अंदर तालाब में आपका कोई गुटका तैर रहा है, और गुटके के ऊपर सिक्का हो, या नाव के अंदर भारी पत्थर हो और उस पत्थर को या सिक्के को उसमें से गिरा दिया जाए, या पत्थर को नाव में से फेंक दिया जाए, तो आपको नाव के तल पर या आपका जल की गहराई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ऐसे करके प्रश्न बनता है तो याद रखना होगा कि ये जैसे गुटका है, तो गुटके के जल के अंदर जो गहराई होगी, ये एल अगर इसको मान है तो इसमें भी कमी होगी। यानी गुटके के पानी के अंदर की गहराई कम होगी, यानी ऊपर उठेगा, नाव भी उसी तरह से ऊपर उठेगा, उसके भी आपका अंदर जो नाव का हिस्सा है उसमें कमी आएगी, और प्लस ये जल का तल, ये दोनों में भी जल की तल की बात आती है, तालाब की गहराई की बात आती है। तो इस स्थिति में उसमें भी कमी आएगी, समझ लेना। और तो इस तरह से कमी आएगी, इस तरह से आपको अगर गिरा दिया जाता है। हाँ, नाव की बात आती है, नाव या गुटका ऊपर उठेगा, अगर ऐसे प्रश्न में आती है तो इस आपका विकल्प में क्या पॉइंट रहता है, इस तथ्य को इसलिए समझाने का होगा कि इसकी गहराई, जल के अंदर की गहराई भी कमी होगी और तल की गहराई भी कमी होगी। इस तथ्य को ध्यान रख करके आप जवाब देंगे। अब एक टॉपिक लिखिए, कोई वस्तु तैरती है तो तैरने का नियम आप जानते हैं कि वस्तु के जल में आपका जो तैरती है, जिसको प्लावन का नियम कहते हैं, वस्तु किसी जल में तैरने को ही या किसी द्रव में तैरने को ही प्लावन कहा जाता है, और उसके नियम, प्लावन का नियम
होता है। ये नियम क्या कहता है, अगर कोई किसी वस्तु का भार W1 हो और उसके द्वारा हटाए गए द्रव का भार W2 है, वस्तु का भार W1 है और हटाए गए द्रव का भार क्या है, W2 है। यदि W1 W2 से ज्यादा हो जाएगा तब तो क्या होगा, वो वस्तु द्रव के अंदर डूब जाएगी। किसी वस्तु के तैरने का नियम समझा रहे हैं, तो अगर W1 का मान W2 से ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु वो आपकी डूब जाएगी। अगर W1 और W2 दोनों बराबर होंगे तो निश्चित रूप से वस्तु जो होगी वो आपको जहां पर द्रव के अंदर रख देंगे, अगर नीचे की तरफ गति करा कर छोड़ देंगे तो वो समान वेग से गति करती रहेगी। ध्यान रखना होगा, मैंने जहां छोड़ देंगे द्रव के अंदर वही पड़ी रह जाएगी जब ये दोनों का मान बराबर होगा। अंदर डूब करके तैर रही है तो वहां भी तैरेगी, नीचे जा रही है तो समान वेग से जाएगी, उसमें त्वरण नहीं होगा। और अगर ऊपर आ रही है तो समान वेग से ही ऊपर आ सकती है। तो ऐसे करके इस पर आप टॉपिक पर प्रश्न ध्यान रखना होगा। लेकिन मेन टॉपिक यहां बता रहे हैं कि W1 लेस देन W2 होगा तो उस स्थिति में वस्तु क्या होगी, उस स्थिति में वस्तु जो होगी ऊपर सतह पर आकर के ऊपरी सतह पर आ जाएगी और ऊपरी सतह पर आकर के तैरेगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, तैरने में यह भी ध्यान रखना होगा कि कोई वस्तु तैरती है तो उसकी जो आपेक्षिक घनत्व होता है, द्रव का घनत्व 1 होता है, तो अगर आपका उसकी आपेक्षिक घनत्व 1 से कम हो जाएगा तभी आपको वस्तु आपका 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, तो अगर उससे कम हो जाएगा तभी वस्तु क्या होती है, वो आपको जल में तैरती है। यानी किसी द्रव में कोई वस्तु तभी तैरती है जब उसकी अपेक्षित घनत्व उस द्रव के घनत्व से क्या हो जाए, कम। अगर घनत्व ज्यादा हो जाएगा तो वो आपको वस्तु उसमें तैरेगी नहीं, वह वस्तु डूब जाएगी। अब मनुष्य के लिए क्या होता है, मनुष्य के सिर का भार जो होता है, सिर का अपेक्षित घनत्व अधिक होता है, तो अगर सिर का हिस्सा को काट दिया जाए तो मनुष्य की पूरी बॉडी जल के ऊपर केवल तैरता रह जाएगा। इसलिए तैरने के समय भी मनुष्य जो होता है अपने सिर को ऊपर करके तैरने का प्रयास करता है। अब इस तरह से देखा जाए कि अगर गुब्बारा है और गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी है, तो हाइड्रोजन गैस हल्की गैस है तो ऊपर की तरफ उठता है। लेकिन अब एक प्रश्न यहाँ भी होता है कि ऊपर जाकर क्या होगा, तो ऊपर जाकर वो फट जाएगा, क्योंकि गुब्बारे अंदर आपको उसमें हाइड्रोजन भरी हुई है, ऊपर जाएगा तो वायुमंडल का दाब कम हो जाएगा। जब वायुमंडल का दाब कम होगा तो बाहर अंदर के दाब से वो फट सकता है। या एक चीज और इस तरह से भी, अगर इस तरह से उसमें विकल्प हो तब, या ऊपर जाने के बाद एक स्थिति के बाद वो ऊपर नहीं जा पाएगा, तैरेगा, क्योंकि ऊपर जाने के बाद उस गुब्बारे पर जो उछाल बल अगर कार्य कर रहा है और गुब्बारे के भार के बराबर हो जाता है तब वो गुब्बारा उसी सीमा पर क्या होता है, तैरने लगता है। ठीक ना। तो अगर इस तरह से भी हो कि अगर स्प्रिंग तुला पर अगर बीकर रखा गया है और बीकर रखा गया है और उस स्प्रिंग में अपनी उंगली को अगर डालते हैं तो उंगली को डालते हैं जो तली से संपर्क में नहीं कर रहा है तो भी क्या होगा, उस बीकर के पाठ्यांक में वृद्धि होगी। ठीक ना। और अगर बीकर के अंदर वायु का बुलबुला है और स्वतंत्र रूप से बीकर को गिरा दिया जाए तो भी क्या होगा, उस वायु के बुलबुले पर उछाल बल में अगर कोई वस्तु तैर भी रही है या आपको तैर रही है किस द्रव के सतह पर या इस से और पूरे सिस्टम को ही अगर गिरा दिया जाए तब ध्यान रखना होगा कि उसके उछाल बल पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपका है। अब टॉपिकें बहुत है, इसमें से कुछ को बता रहे हैं, कुछ को आगे बताएंगे। अब इस तरह से करके भी अगर इस तरह से प्रश्न में दे दिया जाए कि अगर किसी वस्तु का वायु में भार 200 ग्राम है, 210 ग्राम है, जल में भार 180 ग्राम है और आपका किसी द्रव में भार जो है 120 ग्राम है, तो उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा। तो देखिए, वस्तु का घनत्व, आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो आपेक्षिक घनत्व या घनत्व भी निकालना होगा। तो आप सीधे उस जो अन्य द्रव में भार दिया तो उससे कोई मतलब नहीं है, वायु में भार 210 दिया है और जल में भार में कमी निकाल देंगे, उसी के बेस पर आपको मान उसका निकल जाएगा। यानी उसका अपेक्षित घनत्व 7 होगा या
तो ऐसे करके अपेक्षित घनत्व उसकी गणना कर सकते हैं। यानी अपेक्षित घनत्व क्या होता है, वायु में भार और बटे द्रव में, जल की बात आई थी तो जल में भार में कमी, अन्य द्रव का जो विकल्प दिया था वो आपको उलझाने के लिए दिया था, उससे कोई वास्ता नहीं होगा, ठीक ना। तो ऐसे करके आप ध्यान रखेंगे। अब कोई वस्तु अगर द्रव में डुबोई जाती है तो द्रव में उसके आभासी भार, अगर वस्तु का भार W है तो द्रव में आभासी भार W1 माइनस स्मॉल d बटा में कैपिटल D, जहाँ स्मॉल d क्या होता है, तो उस द्रव का घनत्व होता है और कैपिटल D क्या है, उस वस्तु का घनत्व है। तो इस तथ्य को भी आप ध्यान रखेंगे और इस तरह से आप उस पर, इस तरह से आपको अगर इस तरह से दिया जाए कि आपका एक 25 ग्राम का गुटखा है और गुटखा वो पानी में तैर रहा है या इस पानी में तैर रहा है, तब उसके अपेक्षित भार, आभासी भार क्या होगा, तो तैर रहा है तो उसका आभासी भार 0 होगा। या किसी गुब्बारे में, ये कहते गुब्बारे में जल भरा हुआ है और उसको जल में गुब्बारे के जल भरा हुआ और जल में आभासी भार पूछा जाए तो उसमें भी उसका जवाब क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे करके, ठीक ना, ऐसे प्रश्नों का जवाब बनाएंगे। लकड़ी का गुटखा है, 3/4 भाग द्रव में डूबा हुआ है, जल में डूबा हुआ है और आपका, तो उस स्थिति में आपका उस वस्तु का घनत्व क्या होगा। जल में डूबने की बात है तो डूबे हुए भाग का आयतन, डूबे भाग का आयतन बटा संपूर्ण आयतन बराबर क्या होता है, वस्तु का घनत्व और बटा में, अब यहाँ जल है तो जल का घनत्व हो जाएगा, डूबे भाग 3/4 भी है, ठीक ना, और संपूर्ण भी होगा। तो यहाँ क्या है, वस्तु घनत्व निकालना है। जल घनत्व आप जानते हैं जनरल में 1 होता है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में बता रहे हैं, इसका कट गया, यानी डी का मान क्या हुआ 0.75 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ऐसे करके उसके घनत्व की गणना कर लिए। तो इस तरह से आपका प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। फिर इस पर भी अगर इस तरह से कह दिया जाए, किसी आपको लकड़ी का तख्ता है और लकड़ी का तख्ता है या नाव है, उसमें आप नाव, अगर खाली नाव उसमें तैर रही है तो 1/5 भाग उसमें डूबा हुआ है और 1000 भार और अधिक उसमें रखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब 1000 भार रखेंगे तो नाव क्या होगी, अब डूब जाएगी, ये बात है। तो उस स्थिति में आपका मान, तो खाली नाव क्या हो रहा है, खाली नाव है तो उसमें V/5 भाग है और 1000 रख दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, पूरी नाव डूब जा रही है। तो उसके आधार पर क्या होगा, 5W बराबर आपको W + 1000 हो जाएगा, यानी 4W बराबर 1000, W बराबर क्या हुआ 250 ग्राम। तो ऐसे 250 kg, किलोग्राम में था ये। तो ऐसे करके इस प्रश्नों का जब भी आप, ऐसे प्रश्नों का भी जवाब क्या हुआ कि देखिए, जितना भार खाली था तो उसके आपका खाली वाले में कितना उसका आयतन डूबा हुआ था और कितने भार रखने पर पूरा डूब गया, या जिस तरह से दिया जाए कि इतने भार पर इतना भाग है, इतने भाग पर इतना भाग है, तो उन भागों को तुलना करके भी हम जो वस्तु में भार में अधिक वृद्धि कर रहे हैं उसकी गणना या कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका है। और प्रश्न जिसको स्टार्टिंग में उठाए थे कि एक पिंजड़ा है और पिंजड़े की कमानी पर पक्षी बैठा हुआ है, अगर पक्षी उस पिंजड़े में उड़ने लगे तो आपको उसके भार में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित रूप से पिंजड़ा में जब उड़ने लग रहा है तो उसके भार में क्या होगा, आपका कमी आएगी। एक प्रश्न ऐसा दिया जाए कि अगर एक राजा है जिसका मुकुट सोने का बना हुआ है, उसका वजन 2 किलोग्राम है और अपेक्षित घनत्व आपका 20 है, यदि उसका आयतन 200 घन सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है तो उस मुकुट के विषय में आपका क्या विचार है। वो शुद्ध सोने का बना हुआ है और दूसरा उसमें मिलावटी है, आंकड़े अपर्याप्त है, कुछ भी सही नहीं कहा जा सकता है। तो वास्तव में अगर उसका 2 किलोग्राम का है और अपेक्षित घनत्व 20 यानी 20 × 10⁻³
इसके मतलब कि उसका आयतन जो होगा 100 घन सेंटीमीटर रहता तो शुद्ध होता, जबकि आयतन 200 घन सेंटीमीटर है तो निश्चित रूप से वो क्या है, उसमें अशुद्धि है। विकल्प में अशुद्धि दिया है तो अशुद्धि है, अन्यथा बीच में अगर गैप कहता कि कैविटी है, खाली है, तो ये भी हो सकता था। तो दोनों में से दोनों विकल्प में नहीं देगा, एक ही विकल्प में देगा। तो ऐसे करके हम उसकी ऐसे प्रश्नों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अगर इस तरह से कहा दिया जाए कि अगर बर्फ है और पानी से भरे लबालब भरे जार के ऊपर तैर रहा है, यदि बर्फ पूरी तरह से पिघल जाए तो पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर बर्फ पानी में तैरे, अगर वो पूरी तरह से पिघल जाए, पानी के अंदर भी तैरा हो या पानी के तल पर तैरा हो या बर्फ के अंदर कार्क भी लगा हुआ है, कार्क भी है, तो उस स्थिति में अगर वो आपको तैर रहा है तो आपको पिघलने पर उसके तल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, अगर इस तरह से दिया जाए कि बर्फ तैर रहा है और उसमें अगर स्टील इत्यादि भारी वस्तु या पत्थर इत्यादि के टुकड़े उसके अंदर रखे गए हैं, तो उस स्थिति में अगर वो बर्फ पिघलेगा तो उस स्थिति में उसके तली में कमी आएगी। में समझा जाए तो द्रव का दाब जो होता है, जैसे जैसे द्रव की तल से द्रव का दाब हो या वायु के दाब हो, दोनों के गणना करने का तरीका तो यही होगा। जो दाब P निकालेंगे वो HdG, इसके बेस पर साधारणतः से जो गणना की जाती है, ठीक ना। वायु दाब का आकलन भी करना हो या आपको द्रव के तली के अंदर दाब की गणना करनी हो, तो ये आपको सूत्र होता है P बराबर HdG होता है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि द्रव के दाब जो होता है गहराई के साथ साथ बढ़ता जाता है। अगर द्रव की दाब की गणना करनी होगी तो जैसे जैसे द्रव का दाब का गहराई बढ़ेगा, वैसे वैसे द्रव के दाब आपको गहराई के साथ साथ बढ़ता जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि वो स्वतंत्र तल से गहराई पर निर्भर करता है। अगर इस तरह से पात्र बना करके दे दिया जाए तो इसके चाहे यहाँ कहा जाए, यहाँ कहा जाए, कहीं पर विकल्प दिया जाए, तो इस स्थिति में स्वतंत्र से आपको सबकी ऊंचाई बराबर मानी जाएगी और इस ABCD हर पॉइंट पर यानी स्वतंत्र तल से आपको उसी गहराई पर निर्भर करेगा। ये नहीं कि यहाँ गहराई कम है, यहाँ गहराई ज़्यादा है तो यहाँ दाब ज़्यादा होगा, यहाँ दाब कम हो जाएगा, तो गणितीय नियम का। तो इस तरह से एक पात्र के अंदर तो अगर गहराई समान है तो वहाँ पर दाब आपको हर जगह समान होगा। लेकिन ऐसे द्रव तल से जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे द्रव का दाब क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आपका, इसीलिए अगर समान आयतन का द्रव होगा और वो ऐसे अलग अलग आकार के पात्रों में रखा गया होगा, तो जिसमें द्रव स्तंभ की ऊंचाई जितनी अधिक होगी उसके तली पर दाब जो होगा उतना ही क्या होगा, आपका अधिक प्राप्त होगा। ऐसे करके आप बताएंगे। इसके बाद इस तरह भी ध्यान रखना होगा कि जो गैस का दाब होता है वो गैस के दाब, आपका गैस का दाब जो होता है वो आपको जैसे द्रव के दाब में तो गहराई बढ़ने के साथ साथ, लेकिन अगर गैस का दाब जो होता है, किसी पात्र में गैस भरी गई है तो उस पात्र के सभी तलों पर वो गैस जो होगी समान, मानिए आपको ये नहीं कि ऐसे से अगर पात्र गुब्बारा है तो यहाँ पर दाब गुब्बारे में अधिक पड़ेगा और यहाँ दाब कम होगा। और गैस भरी है तब यह ध्यान रखना होगा कि उसके सभी तलों पर, गुब्बारे के सभी तलों पर, द्रव वाली व्यवस्था नहीं कर देंगे कि गुब्बारे के सभी तलों पर आपको दाब का मान बराबर ही होगा। और यहाँ तक कि ये हाँ आयतन पर निर्भर करता है। अगर आपको आयतन ज़्यादा होगा तो आयतन अधिक होने पर आपको दाब के मान अधिक होगा, उसमें भरे आयतन कमी करेंगे तो आपका दाब का मान कम होगा। तो गैस का दाब आयतन पर तो निर्भर करता है, लेकिन यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब कि अगर आयतन की कमी करेंगे तो जैसे जैसे आयतन में कमी होता है वैसे वैसे दाब के मान में वृद्धि होता है, और आयतन बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, कम होगा। समझ गए कि यानी आयतन में कमी करते हैं तो उसके दाब में वृद्धि हो जाती है। ताप पर भी निर्भर करता है गैस का दाब,
और द्रव के दाब में ताप के परिवर्तन पर कोई प्रभाव चर्चा नहीं करेंगे, लगभग वो परिवर्तन नगण्य होगा। लेकिन गैस का दाब जो होता है, ताप बढ़ाने पर गैस के दाब में वृद्धि होता है, इसीलिए साइकिल के टायर क्या हो गए, फट जाते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा कि गैस का दाब जो होगा ताप पर निर्भर करता है और द्रव के दाब पर ताप का प्रभाव लगभग नगण्य होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आपका एक तल में अगर द्रव के समान तल हो, समान तल पर भिन्न भिन्न दिशाओं में द्रव में दाब जो होगा समान होगा, उसमें अंतर आपको नहीं पड़ेगा। हाँ, घनत्व पर भी निर्भर करता है और जिस द्रव का घनत्व अधिक होता है उसमें द्रव का दाब अधिक होगा, जिसका घनत्व आपको कम होगा उसमें आपको दाब आपको कम होगा। और इस तरह से आपको ये जानते हैं कि अब उत्प्लावन बल पर भी निर्भर करता है। जैसे कहा जाए कि आपका इस तरह से अगर प्रश्न बन जाए कि 1 किलो आपका शीशा है और 1 किलो आपका पंख है, तो कौन अधिक भारी प्रतीत होगा? तो एक्चुअल में पंख जो होगा उस पर उत्प्लावन बल कार्य करेगा, इसलिए क्या होगा, वो आपका उस पर पंख पर उत्प्लावन बल आपको अधिक लगेगा और जो शीशा होगा उस पर उत्प्लावन बल कम लगेगा। तो इसलिए शीशा अधिक भारी महसूस होगा और पंख क्या होगा, आपको हल्का महसूस होगा। इसी प्रकार एक बीकर में आपको द्रव भरा हुआ है और उसमें कोई वस्तु तैर रही है, यदि उस बीकर को ही स्वतंत्र रूप से गिरा दिया जाए तो तैरने वाले वस्तु के उत्प्लावन बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस स्थिति में चूंकि वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो इस स्थिति में उस वस्तु के उत्प्लावन बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना, उसके उछाल बल पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस स्थिति में। इस चीज को आप